हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है इसके बारे में बातचीत की थी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर, इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन, है ना, शी क्या होता है, इन सब चीजों पे बहुत सारी चीजों पे बातचीत की थी। आज इस लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। तो आइए एक मोटे मोटा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बना के देता हूँ, ठीक है, और फिर इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? लेक्चर नंबर 2, लेक्चर 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शी को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मानकर निकाले गए सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो हैं, है ना, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप अरेंजमेंट करते हैं, मतलब क्या, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ऊपर रखो, है ना, ये सबसे लोएस्ट होता है, कितना हो जाएगा? -3.05, ठीक है। बीच में वाटर हो जाएगा, वाटर का होता है -0.83। इसके बीच में लिथियम है ना, सोडियम है, पोटेशियम है ना, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना। जरूरी नहीं कि ऑर्डर सही है, लेकिन ये 6 लोग इसके बीच में होते हैं, लिथियम और वाटर के बीच में। वाटर और हाइड्रोजन एक मैं लैंडमार्क रिडक्शन पोटेंशियल्स लिख रहा हूं जो मेन है। सबसे ऊपर लिथियम हो जाएगा, बीच में कहीं वाटर होगा, फिर हाइड्रोजन होगा शी, ठीक है, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन का होता है +2.87 वोल्ट्स, ठीक है, ये लैंडमार्क है। और इसके वाटर और लिथियम के बीच में 6 मेटल्स होते हैं। जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर हो, पर ये 6 लोग होते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होते हैं, ठीक है, आयोडीन भी होता है, और इसके नीचे कॉपर होता है, ठीक है ना। आप इसको छापा मेटल्स कह के याद कर सकते हैं ना, छापा, है ना, मेटल्स कह सकते हैं जो इसके नीचे होते हैं। छापा मेटल्स में आपके कॉपर +2 आ जाएगा, इवन कॉपर +1 भी आ जाएगा, है ना, मर्क्यूरी +2 आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, ठीक है, प्लैटिनम आ जाएगा, प्लैटिनम +2, है ना, और गोल्ड आ जाएगा, और एक, है ना, Au +3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लोग बीच में होते हैं, और इन 6 मेटल्स और इन 4-5 मेटल्स को छोड़कर मैक्सिमम मेटल्स बीच में होते हैं। जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, तो आयरन हो गया, ये सारे मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर और H+ के बीच में होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती चली जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू घटती चली जाएगी। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के सामने नेगेटिव लगा दीजिए। जैसे अगर लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +3.05 होगा, ठीक है। ऐसे ही इसका अगर ये -2.87 है, तो फ्लोरीन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -2.87 वोल्ट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये माइनस में सबसे कम है, तो प्लस में ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम ऊपर से नीचे आते वक्त स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, मैं डिफाइन कर सकता हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ सीरीज which we get when ions are arranged in increasing order of arranged in increasing order of standard reduction potential arranged in increasing order of standard reduction potential calculated by considering she as reference electron, ठीक है। तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसको रेफरेंस मानकर ये पूरी सीरीज कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो शी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानकर अगर आप जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पाते हैं
उन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप सजाते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि हमने शी के थ्रू पाया है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो आप अरेंज करते हैं, आप उस सीरीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? पहला टॉपिक, दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं शॉर्ट में ECS कहूंगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब अगर किसी के का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूं कि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है जिंक से, तो यानी कि कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी जिंक से क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी हायर द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल implies greater is the tendency, greater is the tendency, is greater is the tendency to higher the value of standard reduction potential, greater is the tendency to get reduced, ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। उल्टा भी कर लो, अगर किसी की का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसके ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं स्मॉलर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंप्लाइज ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, greater is the value of standard oxidation potential implies greater is the tendency to get oxidized, greater is tendency to get oxidized। तो ये तो दो प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या? तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अगर मैंने थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मैंने जिंक ले लिया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है, ठीक है। अगर मैंने कॉपर ले लिया जिसका कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, SRP। अब आप कह सकते हैं क्या? अब आप एक चीज कह सकते हैं क्या कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है किससे? जिंक से, ठीक है, जिंक से ज्यादा है। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो, जैसे कॉपर और जिंक के दो इलेक्ट्रोड्स अगर आप मिला देंगे, चूंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर रिड्यूस करेगा, और अगर कॉपर रिड्यूस करेगा तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? कैथोड की तरह, ठीक है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम है उसका मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी उसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी होगी, और जो ऑक्सीडाइज करेगा वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि जिंक ऊपर है, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। यानी मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि जो एलिमेंट ऊपर होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, वो एनोड की तरह एक्ट करता है, और जो नीचे की तरफ होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है? कैथोड की तरह एक्ट करता है। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि इन ECS इलेक्ट्रोड which is above the another electrode act as anode and the other one acts as cathode, ठीक है। या जो डाउन द नीचे होगा, ठीक है, वो कैथोड की तरह काम करेगा, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि जो भी ऊपर होगा वो एनोड होगा, जो भी ऊपर की तरफ होगा वो एनोड होगा। किसी दो को आप उठा लीजिए और एक कॉपर जो है यहाँ पे कैथोड हो गया। ऐसे ही आप अगर
अगर अगर सोडियम और जिंक को उठा देते हैं तो फिर सोडियम एनोड हो जाएगा और जिंक किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, कैथोड की तरह एक्ट करने लगेगा। ठीक है, जो ऊपर होगा वो एनोड है, जो नीचे होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। नाउ तीसरी तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ईसीएस हमको हेल्प करता है ये प्रिडिक्ट करने में कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं दो रिएक्शन लेता हूं, ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर मैं दो रिएक्शन लेता हूं, कॉपर +2 प्लस जिंक चेंजेस इनटू जिंक +2 प्लस कॉपर, एक रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन है कॉपर प्लस जिंक +2 चेंजेस इनटू जिंक प्लस कॉपर +2। ये दो रिएक्शन मुझे मिलते हैं। ठीक है, मुझे पता लगाना है कि कौन सा रिएक्शन होगा नहीं होगा। आप इसको अच्छे से भी लिख सकते हैं, कॉपर को कॉपर सल्फेट लिख सकते हैं, जिंक सल्फेट लिख सकते हैं। इट इज प्रीटी ऑब्वियस दैट यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, +2 होगा, या 0 है, या 0 है। ठीक है ना, और यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉपर सल्फेट की तरह लिख सकते हैं। यहाँ कॉपर जो है वो 0 पे है, जिंक +2, ठीक है, जिंक 0 कॉपर +2। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर ये रिएक्शन हो रहा है, चलिए पहले रिएक्शन की बात करते हैं। पहले रिएक्शन में हमेशा, चूंकि हम लोग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में बात करते हैं, हम पूरी सीरीज जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में निकाली है, तो चलिए रिडक्शन से ही शुरुआत करते हैं। आप मुझे बताइए इनमें से कौन रिड्यूस कर रहा है, बिल्कुल इनमें कॉपर जो है वो यहां पर रिड्यूस कर रहा है। तो कॉपर अगर रिड्यूस कर रहा है तो पक्का ये तभी होगा जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक से। क्या ये बात सच है? यस, बिल्कुल सच है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है, यानी ये पहला रिएक्शन फिजिबल है, दिस इज फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, और ये रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर जिंक रिड्यूस कर रहा है कॉपर के प्रेजेंस में। अगर जिंक को कॉपर के प्रेजेंस में रिड्यूस करता है तो इसका मतलब ये बात सच होनी चाहिए, क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक शुड बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ठीक है, लेकिन चूंकि ये बात ट्रू नहीं है इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, इट्स नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल, दिस इज फिजिबल रिएक्शन, फिजिबल रिएक्शन। तो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो हमें हेल्प करता है में कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होगा और कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख देता हूं, ईसीएस helps us to predict the feasibility of a redox reaction, redox reaction। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कई बार रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछ सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि कैन जिंक सल्फेट be stored in copper container, copper container, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो क्या कैन जिंक सल्फेट बी स्टोर्ड इन कॉपर कंटेनर? जिंक सल्फेट को अगर मैं कॉपर कंटेनर में डालूंगा बिल्कुल स्टोर कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो यस, यस इट कैन बी स्टोर्ड, यस। ठीक है, तो कई बार है ना रिएक्शन की फिजिबिलिटी का पता भी हमें है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फिजिबिलिटी का भी पता चलता है। कैसे? आइए देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी? फिफ्थ प्रॉपर्टी मैं यही लिख सकता हूं, लिख देता हूं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अगर कभी एक सेल दिया हुआ है, जैसे ये एक सेल दिया हुआ है, मान लीजिए जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर। तो कभी भी एक सेल दिया हुआ है, आप इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लीजिए इस सेल का। क्या लिख सकते हैं? जो हो रहा है वही लिखिए। जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, प्लस कॉपर रिड्यूस कर रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ठीक है,
ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर लिखा आपने, और मुझे मुझे मालूम है, वैल्यूज मुझे याद है, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना +0.34 वोल्ट, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कैसे आ जाएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको लिख सकते हैं माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नॉट कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू, है ना, माइनस ऑफ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस ऑफ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -0.76 वोल्ट प्लस कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल विच इज +0.34 वोल्ट। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ई सेल की वैल्यू 1.10 वोल्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब क्या सीखा मैंने, ये ई नॉट सेल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। जिस सेल का, अब अगर आप ये सेल को उल्टा लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, इधर लिखते हैं कॉपर, कॉपर सल्फेट, जिंक लिखते हैं, तो ईएमएफ क्या निकल के आता, नेगेटिव निकल के आता। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। क्या सीखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वैल्यूज की मदद से मैं ई सेल निकालता हूं, और ई सेल की वैल्यू के मदद से मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं। अगर ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 आता है, सेल विल वर्क, या सेल इज फिजिबल। जो सेल आपने एनविसाज किया है, जो देखा है, वो फिजिबल है, ठीक है। अगर ईएमएफ ऑफ द सेल नेगेटिव आता है, सेल इज नॉट फिजिबल, मतलब आपने जिस सेल को सोचा है, एनविसाज किया है कि ये एनोड होगा, वो कैथोड होगा, वो एनोड और कैथोड वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। इसका यह भी मतलब होता है कि नेगेटिव है, मतलब एनोड, और जिसके लिए ईएमएफ नेगेटिव आता है उसके एनोड को कैथोड बना दीजिए और कैथोड को क्या बना दीजिए, एनोड बना दीजिए, तो ईएमएफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और सेल वर्क करने लगेगा। फिलहाल मैं इतना जानता हूं, अगर ईएमएफ ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन 0, सेल विल वर्क, ईएमएफ ऑफ द सेल इज लेस देन 0, सेल विल नॉट वर्क, और अगर ई नॉट सेल 0 होता है तब भी सेल काम करेगा, सेल विल वर्क डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। मैं आगे पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 3 में, है ना, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, है ना। इस सेल को क्या कहते हैं मैं आगे पढ़ाऊंगा, है ना। सच सेल आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स कहा जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स जो है वो लेकिन डिपेंड करेंगे कि आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें यह भी पता चलता है कि जो सेल मैं बना रहा हूं वो काम करेगा कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं, आई कैन थ्योरेटिकली कैलकुलेट ऑन पेपर कि वो सेल वर्क करेगा कि नहीं। अगर उस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आता है, सेल विल वर्क, नहीं आता है, सेल विल नॉट वर्क, नेगेटिव आता है तो, और 0 आता है तो सेल विल वर्क, दैट्स अ स्पेशल केस कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। आइए 6th प्रॉपर्टी देखते हैं, 6ठी प्रॉपर्टी 6th। एक चीज हम देख सकते हैं, ऊपर से नीचे आते वक्त रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं कह सकता हूं टॉप टू बॉटम आने पर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता है। अब ध्यान दीजिएगा, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे सोडियम है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है, ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर ऊपर से नीचे आते वक्त ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है, यानी ऑक्सीडाइज होने की जो है ना टेंडेंसी है वो घट रही है, और अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी घट रही है तो मैं कह सकता हूं मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, क्योंकि मेटल तो ऑक्सीडाइज होने के लिए ही जाने जाते हैं, है ना। मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, यानी मेटल्स की रिएक्टिविटी भी घटनी चाहिए, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या सीखा, ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप कह सकते हैं ऊपर से नीचे आते वक्त मेटालिक कैरेक्टर घटता है और नॉन क्या मेटालिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा,
बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी लिथियम से मेटालिक कैरेक्टर सोडियम में कम, पोटेशियम कम होते 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 फ्लोरीन में सबसे कम हो जाएगा, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। ऊपर जाते जाते ऊपर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते वक्त, है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते वक्त नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है, ठीक है, और ऊपर से नीचे आते वक्त मेटालिक कैरेक्टर घटता है। यानी सबसे अच्छा मेटल ऊपर वाला है जो आसानी से ऑक्सीडाइज कर जाएगा, और सबसे अच्छा नॉन मेटल नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी घटती है। अब इसी वजह से देखा गया है कि जो भी अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो भी अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये कोल्ड वाटर से भी, है ना, वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल्स की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है। क्या करती है? पता चलता है कि क्यों अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, जिंक को जो बीच में आते हैं ना, निकल, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, ये जो लोग हैं, ये जब भी रिएक्ट करेंगे दे विल रिएक्ट विथ हॉट वाटर, स्टीम से ही रिएक्ट करेंगे, ठंडे वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और क्यों? इसके नीचे जो है कॉपर, मर्क्यूरी, प्लैटिनम, गोल्ड, ये वाटर से, है ना, दे डोंट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, ये वाटर से रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, है ना, चाहे वो वाटर कोल्ड हो, चाहे वो स्टीम हो, किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो ये बात भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिव्स अस एन आइडिया कि व्हाई, है ना, इट एक्सप्लेन्स द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कि व्हाई सर्टेन मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इवन विथ कोल्ड वाटर, सम मेटल्स रिएक्ट विथ हॉट वाटर, एंड व्हाई सम मेटल्स डोंट रिएक्ट एट ऑल विथ वाटर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक प्रॉपर्टी है ना, जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सातवीं और आखिरी प्रॉपर्टी क्या? आप एक मेटल लीजिए, मान लीजिए आपने जिंक लिया, जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl चेंजेस इनटू ZnCl2 प्लस H2। और एक कॉपर लीजिए, मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, दिस चेंजेस इनटू CuCl2 प्लस H2। मैंने दो रिएक्शन लिए। अब होगा क्या, ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने हमेशा कहा कि रिडक्शन किसका हो रहा है उस पर ध्यान दो। +2 से +1 से हाइड्रोजन कहा जा रहा है 0, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ऐसा तभी होगा जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या, जिंक से, ठीक है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से क्या है, है ना, ये बात सच है, ये ज्यादा है हाइड्रोजन का। अगर ये ज्यादा है, ये बात ट्रू है, इसलिए ये रिएक्शन होगा, ठीक है, दिस इज फीजिबल, ये रिएक्शन फीजिबल है। जबकि कॉपर जब HCl से रिएक्ट करके ये रिएक्शन कर रहा है, मान लीजिए इसमें भी H+ जो है हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, ये बात तभी ट्रू होगी जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, हाइड्रोजन आयन विल बी व्हाट, greater than standard reduction potential of copper ion, but this is false, false है। क्यों? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये फॉल्स है, इसलिए ये वाला जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन नहीं होगा, नॉट फिजिबल। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जानकारी से हमें यह पता चलता है कि क्यों ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो एसिड से रिएक्ट नहीं करते, और क्यों कुछ मेटल्स हैं जो एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वी गेट अ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। तो क्या सीखा मैंने, ECS गिव्स इंफॉर्मेशन, ECS गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाई certain metals react with acid while other metals don't react with acid। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जिससे हमें पता चलता है कि क्यों कभी कोई एसिड मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, कब
कौन सा मेटल जो है ना वाटर से कभी ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, कभी गर्म से, कभी क्यों रिएक्ट नहीं करता, इन सब की एक्सप्लेनेशन हमको है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाती है। ठीक है, आइए अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ाई की है इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिडिक्ट वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन, whether the following equation will take place or not, take place or not। क्या रिएक्शन है? कॉपर प्लस ट्वाइस H प्लस चेंजेस इनटू कॉपर प्लस 2 प्लस H2 गैसियस। ठीक है, क्या दिया हुआ है? गिवन कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर इज 0.44 वोल्ट्स एंड E naught copper plus 2 slash copper is 0.44 volt and E naught है ना H plus slash H2 is 0.00 volts। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होता है, पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, इसका पता लगाना है। मेरे पास इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। ठीक है, पहला मेथड क्या हो जाएगा? मेथड नंबर 1, पहला मेथड तो ये है कि आप इस रेडॉक्स रिएक्शन का ई नॉट सेल निकाल लीजिए, काम खत्म। ठीक है, ई नॉट सेल निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे ई नॉट सेल? कैसे निकलेगा? ई नॉट में मैं लूंगा कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन +1 से 0 पे जा रहा है तो हाइड्रोजन का ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। आपको पता है हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल, सी का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकलेगा? तो कॉपर का अगर रिडक्शन पोटेंशियल पता है आपको, ठीक है ना, अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो कॉपर का आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.44 वोल्ट। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि ई नॉट सेल जो है वो नेगेटिव आ रहा है, 0 से कम आ रहा है। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज क्या? इज नॉट फिजिबल। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। एक और मेथड से आप इसे कर सकते हैं, एक सिंपल एनालाइजेशन से भी कर सकते हैं। मेथड 2 कि रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है H प्लस। ठीक है ना, रिड्यूस हो रहा है H प्लस। तो क्या अगर H प्लस रिड्यूस हो रहा है कॉपर के प्रेजेंस में, ये तभी हो सकता है जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है, जो रिड्यूस हो रहा है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा हो, कॉपर से ज्यादा हो। ठीक है, पर मैं देख रहा हूं कि ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे उल्टा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की वैल्यू क्या है ना, H प्लस से ज्यादा है। ठीक है ना, दिस इज एक्सपेक्टेड, पर है क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H प्लस इज ओनली 0.00 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस 2 इज व्हाट है ना, कॉपर प्लस 2 इज 0.44 वोल्ट। दिस इज लार्जर इन वैल्यू। ठीक है, तो ये पाया जाता है। तो जो ये है एक्चुअली और ये चाहिए, दोनों ऑपोजिट है, इसलिए ये रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं होगा। दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक और क्वेश्चन किया जाए। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, इसी फिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्ट बातचीत है इसमें, है ना। प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। क्या? गिवन E naught iron plus 3 slash iron plus 2 is plus 0.77 volts and E naught I2 slash I minus is है ना 0.54 volts। तो मुझे इस किस रिएक्शन की फिजिबिलिटी बतानी है? रिएक्शन ये है क्या? ट्वाइस Fe plus 3 plus ट्वाइस I minus changes into ट्वाइस I plus 2 plus आयोडीन। ठीक है, नाउ मैं अगेन इसको दो तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर अब एक ही तरीका अपनाऊंगा, अगला आप खुद कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैं ये पहला वाला तरीका अपनाता हूं, मैं ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लेता हूं। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लीजिए। ये अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो पक्का इसका ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए, ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं ई नॉट सेल कैसे निकलेगा। अभी मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, पानी की डेंसिटी अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करती, पानी की डेंसिटी फिक्स होती है। ऐसे ही आयरन +3 से +2 जाने का जो रिडक्शन पोटेंशियल इट इज फिक्स्ड, इट डज नॉट डिपेंड कि आप 2 मोल आयरन को रिड्यूस कर रहे हैं कि 3 मोल आयरन को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, ई नॉट आयरन +3 / आयरन +2 प्लस आयोडीन ऑक्सीडाइज कर रहा है, ई नॉट I माइनस चेंजिंग इनटू व्हाट, I2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आयरन +3 से +2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.77 वोल्ट्स प्लस, मुझे I2 से I माइनस का पता है इतना है, लेकिन चाहिए क्या, उल्टा चाहिए, I माइनस से I2 का चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। तो ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में माइनस साइन का डिफरेंस होता है, यानी अगर आप I माइनस से आयोडीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहते हैं तो जितना रिडक्शन है उसके सामने क्या लिख दीजिए, माइनस लिख लीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस टर्न्स आउट टू बी 7 - 4 = 3 एंड 7 - 5 = 2। ठीक है, 0.03 वोल्ट, 0.23 वोल्ट। नाउ सिंस ladies and gentlemen, E naught cell is what, है ना, greater than 0, hence reaction is feasible। ठीक है, ये रिएक्शन feasible हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की प्रॉपर्टीज देखी और 2 क्वेश्चन इस बात पे किए कि कोई रिएक्शन, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या कोई रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, इस चीज पे बातचीत की है। अब अगली चीज क्या है, हम लोग पता लगाएंगे कि कैसे दो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस दिए हैं तो तीसरे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये सीखेंगे और थोड़ी थोड़ी अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के। तो आइए सीखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल्स, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाने। इससे पहले आइए, है ना, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशनशिप निकालते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से, क्योंकि वो पता लगने के बाद ही आप उसकी प्रॉपर्टीज की अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी नॉट। अब इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा प्री है कि आपको थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता तब भी मैं आपकी अभी मदद करूंगा। मान लीजिए एक सेल है जो कि एक लोड से कनेक्टेड, लोड मींस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, इसका ईएमएफ ई नॉट सेल है। किसी सिस्टम में जितनी एनर्जी यूजफुल वर्क के लिए रहती है उसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है इस सिस्टम में इनिशियली गिब्स फ्री एनर्जी 100 जूल हो, इसमें से क्यू चार्ज फ्लो कर जाता है, ऐसा फ्लो करने में वर्क डन हो गया 10 जूल मान लीजिए। तो अब गिब्स फ्री एनर्जी फाइनल कितनी बचेगी, 90 जूल। गिब्स फ्री एनर्जी एक तरह से करेंसी की तरह है कि आप डिजायर्ड, जैसे पैसे आपके पास होते हैं तो आप डिजायर्ड चीज खरीदते हैं और वो घटता जाता है, ऐसे ही करेंसी है ये गिब्स फ्री एनर्जी। आप डिजायर्ड वर्क करिए, कोई सिस्टम डिजायर्ड वर्क कर सकता है। इस वक्त मैं बोल रहा हूं, मैं अपने गिब्स फ्री एनर्जी के एक्सपेंस में बोल रहा हूं, लगातार मेरे बॉडी की गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है और मैं उसके खर्चे पे बातचीत कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे कोई भी सिस्टम गिब्स फ्री एनर्जी के दम पर वर्क करता है। जैसे जैसे वो वर्क करता जाता है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या करती जाती है, डिप करती जाती है। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकल सकता है, कितना चेंज आया गिब्स फ्री एनर्जी में। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कितना आया, 90 - 100। गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज कितना आया, -10 जूल, और आपने वर्क कितना किया, +10 जूल। यानी मैं कह सकता हूं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये बहुत फेमस रिलेशनशिप है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, है ना। नहीं पढ़ा तो अभी आप इसको मान लीजिए, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वर्क डन। ठीक है, माइनस ऑफ वर्क डन। जितना आप वर्क करेंगे सामने माइनस लगाएंगे वो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। अब अगर Q
क्यू चार्ज फ्लो किया है ई नॉट पोटेंशियल से, तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट सेल। ठीक है, तो ये वैल्यू ना आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या सीखा? किसी भी सेल के लिए, फॉर अ सेल आई कैन से डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई नॉट सेल। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई नॉट सेल। अभी ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, मैं क्यू को भी डिकोड करना चाहता हूं। हम केमिस्ट्री वाले लोग जो है वो चार्ज को चार्ज के रूप में पसंद नहीं करते, तो फिजिक्स की चीज हो गए। हम लोग हर चीज को इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। अगर क्यू चार्ज कहीं पर है, ठीक है, तो हम उसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और चेंज लाने की जरूरत है। क्या ला सकते हैं? चलिए देखते हैं। क्या मुझे मालूम है कि अगर 1.6 नहीं, ऐसे समझिए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19 क्या कूलम्स। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 23 कूलम्स हो जाए। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 96484 कूलम चार्ज होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर, है ना, इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया था, क्या लिखते हैं? 96500 कूलम चार्ज होता है। इसको 1 फैराडे कहते हैं। ठीक है, 1 फैराडे कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं से अगर, अब इसको उल्टा कर दीजिए, कहीं से अगर 96500 कूलम चार्ज पास करता है, तो आप कह सकते हैं कि वहां से एक मोल इलेक्ट्रॉन पास किया है। यानी एक कूलम चार्ज पास करने पर आप कह सकते हैं वहां से 1/96500 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया है। आइए मोल निकाल रहा हूं और एक मोल का चार्ज मुझे पता है। ठीक है, तो मैं चार्ज को मोल्स के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो अगर कहीं से क्यू कूलम चार्ज पास किया है, यानी कि क्यू अपॉन 96500 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किया। ठीक है ना, इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स पास किए हैं। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 96500। यानी मैं कह सकता हूं Q इज इक्वल्स टू N इंटू F। F स्टैंड्स फॉर व्हाट? फैराडे। ठीक है, दिस इज 1F। 1F इज 1 फैराडे। तो यहां पर आप Q को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। Q को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी मुझे क्या मिला? आज मुझे पता चला कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, अगर स्टैंडर्ड की बात आप कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया कि इस सेल को आपने ना 298 केल्विन पे लिया है और प्रेशर उसका कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ये स्टैंडर्ड चेंज हो गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हो गया। अब इस Q के जगह पे आप NF रख दीजिए, क्या निकल आएगा? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। NF ई नॉट सेल निकल के आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगी। तो ये चीज मैं डिराइव करना चाहता था। आज मुझे पता चला कि किसी भी सेल के एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर डेल्टा जी का रिलेशनशिप उसके ईएमएफ से है डायरेक्ट। अगर गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब आप नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल भी लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वली ट्रू है, पहला वाला स्टैंडर्ड कंडीशन में, और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? अबे कई चीजें ध्यान देने वाली बात है। पहली चीज क्या? डेल्टा जी फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, क्या पहली चीज? डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब, एक्सटेंसिव किसे कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो मास पर डिपेंड करती है। ठीक है, मास पर डिपेंड करती है, यानी अगर दो चीजों का, जैसे अगर एक ये एक सब्सटेंस है जिसका मास 10 केजी है और ये एक सब्सटेंस है जिसका मास 20 केजी, अगर आप दोनों को मिला दीजिए तो 30 केजी हो जाए। एडिटिव होते हैं।
ठीक है, जबकि अगर एक सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है और दूसरा है जिसकी डेंसिटी कितनी है 2 ग्राम पर एमएल है, ठीक है, तो आप इन दोनों को अगर मिला देंगे तो डेंसिटी 3 ग्राम पर एमएल नहीं हो जाएगी। मान लीजिए पानी है उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है, शहद है उसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर एमएल है, मिलाने पर वो 3 ग्राम पर एमएल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव नहीं होती है ना, और सॉरी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव नहीं होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है एडिटिव होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट मींस इज एडिटिव, इज एडिटिव, इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी चीज क्या, ई सेल जो है, ई सेल इज कैसा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव इन नेचर, नॉन एडिटिव इन नेचर। तीसरी बात, असलियत में फिजिबिलिटी की बात थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी से ही गवर्न होती है। अगर किसी चीज का डेल्टा जी 0 है, अब डेल्टा जी अगर, सॉरी चलिए, डेल्टा जी नेगेटिव है, नेगेटिव है, यानी वो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो उसके डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन क्या? 0 आएगी। ठीक है, लेस देन 0 आएगी अगर स्पॉन्टेनियस है तो अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है मतलब चीजें स्पॉन्टेनियस होंगी, पर अगर डेल्टा जी लेस देन 0 होगा मतलब नेगेटिव होगा तो पक्का ई सेल को क्या होना होगा? पॉजिटिव, क्योंकि एफ तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होंगे तभी तो उसके सामने नेगेटिव लग के क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर डेल्टा जी इज लेस देन 0 मींस स्पॉन्टेनियस, तो मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूं कि ऑल दोस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इन विच ई सेल विल बी पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। तो ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही तो सीखा था, लेकिन आज उसका रीजन पता चल गया। क्या हम लोग जानते थे कि कोई रिएक्शन फिजिबल तभी होगा जब उसका ईएमएफ क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, कोई रिएक्शन फिजिबल कब होता है? जब उसका ईएमएफ जो है सेल का ग्रेटर देन 0 होता है। पर आज समझ में ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये जब ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा जी लेस देन 0 हो जाएगा, और डेल्टा जी जब भी लेस देन 0 होता है प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हैं डेल्टा जी जब ग्रेटर देन 0 होता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा जिसमें ई सेल 0 होगा। मैं नॉट यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जनरल ई यूज कर रहा हूं। ऐसे ही जब डेल्टा जी 0 हो जाता है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में चला जाता है यानी जब भी ई सेल 0 होगा वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, उसके उस सेल का रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। इसी कंडीशन को मैंने पहले कहा था, मैं बताऊंगा कि डिस्चार्ज होना किसे कहते हैं। इसी कंडीशन को हम कहते हैं कि सेल क्या कर गया है ना? डिस्चार्ज कर गया है। ठीक है, यानी उसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी खत्म हो गई है या कांस्टेंट हो गई है, उसमें बदलाव आना बंद हो गया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज तो मुझे है ना इसके बारे में पता चली, गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ द सेल के रिलेशनशिप से चीजें पता चली। ठीक है, आइए अब ई सेल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 3 छोटी छोटी प्रॉपर्टी है ना, जाना जाए। पहली चीज, फर्स्ट, अगर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लीजिए है ना, इसकी वैल्यू है मान लीजिए +0.34, तो उस रिएक्शन को अगर आप उल्टा कर देते हैं तो जो नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा है ना, वो पिछले वाले के सामने नेगेटिव लग के आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, ऐसा ही नहीं है ना, या आप ऐसे कह सकते हैं और जिंक के साथ कर लीजिए, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन इसका नेगेटिव होता है। ठीक है, जिंक का इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, E0 कॉपर +2 कॉपर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं E0 कॉपर कॉपर +2। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, अगर तो मैं कह सकता हूं, यहां से मैंने सीखा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो होता ही है। ठीक है, पर रिएक्शन के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? अगर आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को पलट देते हैं उसका ईएमएफ के सामने नेगेटिव लग जाएगा। अगर ये रिएक्शन है और इसका ईएमएफ अगर -0.76 वोल्ट्स है तो जान लीजिए अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे
उल्टा कर देंगे तो इसका जो ईएमएफ आ जाएगा कॉपर जिंक +2, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा, यानी प्लस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो ये देखी मैंने कि जो भी रिएक्शन है अगर आप उसको पलट देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सामने नेगेटिव साइन लग जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी में यही लिख रहा हूं, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अगर एक रिएक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर, ईएमएफ कितना है इसका? E नॉट कॉपर +2 स्लैश कॉपर इज, है ना, +0.34 वोल्ट्स। मैंने ये बात पहले भी कही है, बताई है। अगर आप इस रिएक्शन को ना किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई, चलिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 कॉपर +2 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 5 कॉपर, ठीक है, ऐसे लिखता हूं। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, ठीक है, यानी E नॉट कॉपर +2 स्लैश कॉपर, वो उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि ईएमएफ जो है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव होता है। तो 1 मोल कॉपर रिड्यूस होगा तब भी ईएमएफ उतना ही होगा, 5 मोल कॉपर रिड्यूस होगा तब भी ईएमएफ उतना ही होगा। ठीक है, इट इज व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, हेंस डजंट चेंज, चेंज नहीं करता। थर्ड प्रॉपर्टी, मान लीजिए एक रिएक्शन दिया हुआ है ऐसे, आयरन +3 प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू आयरन +2, इसका ईएमएफ दिया हुआ है E नॉट 1, ठीक है। और एक रिएक्शन ले लीजिए आयरन +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू आयरन, और इसका ईएमएफ है E नॉट 2। अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों रिएक्शंस को जोड़कर जो रिएक्शन आएगा उसका ईएमएफ निकालिए, ठीक है, आइए इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आयरन +3 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू आयरन, E नॉट 3 लिखा मैंने इसके ईएमएफ को, ठीक है, E नॉट 3 लिखा। अब एक चीज तो श्योर है, चूंकि ईएमएफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, अगर आप इनको ऐसे लिखते हैं तो यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है, आप इनको ऐसे नहीं लिख सकते, दैट्स रॉन्ग, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? बिकॉज ईएमएफ इज इंटेंसिव, ठीक है, तो आप इनको जोड़ नहीं सकते। अगर आप इनको जोड़ नहीं सकते तो फिर आखिर ये E नॉट 3 का रिलेशनशिप इनके साथ बिठाया कैसे जाए? तो तरीका ये है कि ईएमएफ को किसी ऐसे क्वांटिटी में बदल दिया जाए जो कि एक्सटेंसिव हो, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए दो रिएक्शन जोड़ने पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जोड़ी जा सकती है, ठीक है। तो मैं इनका रिलेशनशिप गिब्स फ्री एनर्जी से कर रहा हूं, जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको लिख सकता हूं -1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है NF E नॉट 1, इसको लिख सकता हूं -NF E नॉट 3, ठीक है। और अगर इसका ईएमएफ E नॉट 3 है, तो मैं इसके ईएमएफ के अकॉर्डिंग जो गिब्स एनर्जी डेल्टा G3, इसको मैं लिख सकता हूं NF E नॉट 3, ठीक है। अब एक चीज तो श्योर है, सिंस डेल्टा G is extensive, ठीक है, since delta G is extensive, I can say delta G naught 3 is equals to delta G naught 1 plus delta G naught 2. Delta G naught 3 is equals to -3F E naught 3 is equals to -1F E naught 1 minus 2F E naught 2, ठीक है, माइनस 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 गया, F चला जाएगा ऐसे। आप लिख सकते हैं E naught 3 is equals to 1 into E naught 1 plus 2 into E naught 2 by 3। तो मैंने यहां पे देखा, मैं इस चीज को ऑब्जर्व करके मैं कह सकता हूं कि कभी भी अगर दो रिएक्शंस को आप जोड़कर तीसरा रिएक्शन निकाल रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट ईएमएफ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, रिजल्टेंट ईएमएफ इक्वल टू, ये 1 क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन पहले रिएक्शन में इन्वॉल्व है, लेट अस कॉल इट एज N1 इनटू E नॉट 1 क्या है? E नॉट 1 ही रहने दीजिए, प्लस सेकेंड रिएक्शन में n की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 इंटू E नॉट 2 बाय 2 नहीं, सॉरी 2 इंटू E नॉट 2 नहीं, 2 को मैं N2 कह दे रहा हूं, ठीक है, ये N2 हो जाएगा, N2 इंटू E नॉट 2 बाय ये 3 क्या है? दोनों रिएक्शन को जोड़कर जितना इलेक्ट्रॉन आया है वो। देखिए, जरूरी नहीं कि n रिजल्टेंट जो है, यहां जो मैं n रिजल्टेंट लिख रहा हूं, n रिजल्टेंट इन दोनों का सम ही हो।
कल को ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं जिसमें यहां 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, कटकर बाद में 2 बचे, ठीक है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि रिजल्टेंट ईएमएफ इज इक्वल्स टू N1 E01 प्लस N2 E02 डिवाइडेड बाय क्या, N रिजल्टेंट। मन में एक ख्याल आ सकता है कि हम ईएमएफ डायरेक्टली नहीं जोड़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में अभी आपने देखा कैथोड का ईएमएफ और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों को हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को आप डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। तो ऐसा वहां क्यों करते हैं, तो इसका भी आंसर है मेरे पास, वहां भी हम इसी तरीके से चीजें करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम कुछ अलग नहीं करते, हम वहां भी यही फॉर्मूला इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन ऐसा, जिंक चेंजेस इनटू जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ईएमएफ हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और एक रिएक्शन है कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर, इसका ईएमएफ है कॉपर प्लस टू स्लैश कॉपर। अब जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको मत कैंसिल करिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर प्लस जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो सेल रिएक्शन है ईएमएफ वो कितना हो जाएगा, आप वैसे ही लिखिए 2 इंटू दिस ई नॉट जिंक प्लस 2 प्लस 2 इंटू ई नॉट कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर बाय रिजल्टेंट रिएक्शन में भी कितना है 2, दिस 2 गेट्स कैंसल्ड आउट। इसीलिए हम ई सेल को डायरेक्टली लिख पाते हैं ऐसे, है ना, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, कैथोड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम डायरेक्ट जो ऐड करता हुआ दिखती हैं चीजें, वो एक्चुअली डायरेक्ट नहीं होती हैं, इसी के थ्रू आई होती हैं, ठीक है। आइए अब इतना सब कुछ जानने के बाद चीजें क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं और इसको और अच्छे से, है ना, इसमें क्लैरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। तो आइए 2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट E नॉट कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर प्लस 1 स्लैश कॉपर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, गिवन E नॉट कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर इज 0.337 volts and E नॉट कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर प्लस 1 इज 0.153 volts, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, चलिए करते हैं कैलकुलेट, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, मैं पहले इन रिएक्शंस को लिख रहा हूं, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर, इसका ईएमएफ कितना है ना, ईएमएफ है E इज इक्वल टू E1 कह रहा हूं मैं, नॉट 1, 0.337, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन है कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर प्लस 1, ठीक है। इसका ईएमएफ कितना है, E02 कह रहा हूं मैं से, ये 0.153 वोल्ट है। अब आपको निकालना है कॉपर प्लस 1 चेंजेस इनटू कॉपर, तो कॉपर मुझे ये इस रिएक्शन के लिए चाहिए, कॉपर प्लस 1 प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर, इसके लिए मुझे E03 निकालना है। तो मैं देख सकता हूं कॉपर मुझे आरएचएस में चाहिए, आरएचएस में है, यानी इस रिएक्शन को टच करने की जरूरत है, ठीक है। कॉपर प्लस 1 मुझे एलएचएस में चाहिए और आरएचएस में है, यानी इस रिएक्शन को मैं क्या करूं, पलटी कर देता हूं, ठीक है, इसको उलट देता हूं। उल्टेंगे तो कैसे ले रहे, कॉपर प्लस 1 चेंजेस इनटू कॉपर प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आप रिएक्शन पलटते हैं, अभी मैंने बताया जो भी वोल्टेज होता है, ईएमएफ होता है, उसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे, रिजल्टेंट ईएमएफ कैसे आ जाएगा, N1 इंटू E01 0.337 प्लस N2 1 इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 0.153 बाय एन रिजल्टेंट। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 2 कट के 1 ही बचेगा, एन रिजल्टेंट इज 1, ठीक है। यानी E03 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, 2 7 14, 2 3 6 7.674 माइनस 0.153 वोल्ट्स, और जब आप इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 0.5
1.21 वोल्ट्स। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़ा सा और एक आध आयंस लिए हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट, सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट E0 MnO4 / MnO2। ठीक है, कैलकुलेट MnO4 माइनस / MnO2 क्या दिया हुआ है, गिवन दैट MnO4 माइनस / Mn+2 is 1.51 volts and E0 MnO2 / Mn+2 is 1.23 volts। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया। चलिए आइए करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है देखा जाए। सॉल्यूशन, MnO4 माइनस चेंज इनटू Mn+2। ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, MnO4 माइनस चेंजेस इनटू Mn+2। ध्यान दीजिएगा, यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहां इसमें +2 है, यानी आप यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो +7 - 5 इज +2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो आप इधर 4 H2O जोड़िए, बैलेंस करना होगा 4 H2O, और यहां 4 H+ होगा तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं 8, 4 हाइड्रोजन तो 8 H+। ठीक है, आपने इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया हो। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो आप रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर्स में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के लेक्चर नोट्स देखिए। ठीक है, लेक्चर्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिंपल बैलेंसिंग की है, जो कोई भी 11th या 12th क्लास में सीखता है उतना ही मैंने यूज किया है। तो +7 से +2 +5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 ऑक्सीजन, 4 H2O, 8 हाइड्रोजन, यहां लिखा मैंने 8 हाइड्रोजन। इसका EMF दिया हुआ है, MnO4 माइनस / Mn+2 इज 1.51 वोल्ट्स। ठीक है, ऐसे ही MnO2 से Mn+2 के चेंज होने का वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, क्या MnO2 चेंजेस इनटू Mn+2। नाउ ये +4 स्टेट में है, ये +4 में है, ये +2 में है, यानी पक्का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े गए होंगे। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है तो आप यहाँ पे 2 H2O जोड़ सकते हैं, 2 H2O जोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे 4 H है, यहाँ पे आप 4 H+ जोड़ दीजिए। EMF कितना हो जाएगा, E0 MnO2 / Mn+2 की वैल्यू दी गई है ना 1.23 वोल्ट्स। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये इस रिएक्शन का EMF चाहिए। ठीक है, इस रिएक्शन को भी लिखा जाए। ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है MnO2, ये रिएक्शन है MnO4 माइनस चेंजेस इनटू MnO2। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहां पे कितना है +4 है। जरूर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 H2O लिखता हूं और यहाँ पे मैं 4 H+ लिखता हूं। ठीक है, इस रिएक्शन का मुझे EMF चाहिए, है ना, मुझे E0 MnO4 माइनस MnO2 चाहिए। अब आपके मन में आ सकता है कि क्या जरूरत है H+ लिखने की, है ना, इसकी क्या जरूरत, हम इसके बिना भी क्या कर सकते हैं क्या? हाँ, यहां पे कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के जब हम नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे ये कॉन्सेंट्रेशन भी EMF में, है ना, एक डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। इसलिए हमेशा, है ना, शुरू से ही सही चीज सीख कर चलिए। अगर आ रहा है कोई रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बैलेंस करने को, तो सारे एटम्स को बैलेंस करिए ना, भविष्य में इसका आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और इसको निकालना है मुझे, इसे निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, MnO4 मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड है। MnO2 मुझे राइट हैंड साइड चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड है। एक काम करते हैं, मैं इस रिएक्शन को पलट लेता हूं। ठीक है ना, पलट लेता हूं। मैं क्या लिखूंगा, Mn+2 प्लस ट्वाइस H2O changes into MnO2 plus 4H plus 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो EMF होगा E0, मैं इसको इतना बड़ा बड़ा ना लिख के मैं इसको E01 कहता हूं जो कि 1.51 वोल्ट्स है, और मैं इसको E02 कहता हूं जो कि 1.23 वोल्ट्स है, 1.23 वोल्ट्स है। और इसका ये जो नया E02 है वो कितना हो जाएगा,
सिंस मैंने इस रिएक्शन को पलटी कर दिया तो इसमें आ जाएगा -1.23 वोल्ट। अब मैं एक काम कर रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं ये वाला जो रिएक्शन है मिटा रहा हूं, ठीक है, इस रिएक्शन को मैंने मिटा दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो रिएक्शंस हैं जिनको आपको सिर्फ जोड़ना मात्र है, ठीक है, इसको जोड़िए, मुझे इसका ईएमएफ चाहिए, ठीक है, जोड़िए, जोड़ने पर ये पक्का आ जाएगा क्योंकि Mn+2 गेट्स कैंसल्ड आउट, 2H2O 4H2O कैंसल्स आउट एंड 2H2O बच जाएगा यहां पे, ठीक है, और 4H प्लस और 8H प्लस कट के 4H प्लस बच जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन कट के कितना 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन 4H प्लस MnO4 माइनस 2H2O और क्या MnO2, ये आ गया रिजल्टेंट इक्वेशन, ठीक है। अब इस रिजल्टेंट इक्वेशन का ईएमएफ कैसे आएगा, तो आपको पता है N1 E01 प्लस N2 E02 बाय N रिजल्टेंट ईएमएफ होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो रिजल्टेंट ईएमएफ आ जाएगा MnO4 माइनस चेंजेस इनटू MnO2 इज इक्वल्स टू N1 कितना है, N1 कितना है 5, जो पहले था 5 इंटू 1.51 प्लस N2 कितना था कैंसिल होने से पहले 2 इंटू माइनस 1.23 बाय N रिजल्टेंट कितना है 3, ठीक है, आप यहां पे 3 लिख सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि इस ईएमएफ का, इसका ईएमएफ E0 MnO4 माइनस चेंजेस इनटू MnO2 इज इक्वल्स टू 7.55 प्लस माइनस 2.46 डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5.09 बाई 3, और अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा MnO4 माइनस MnO2 चेंजेस इनटू, ये कितना आ जाएगा 1.69 वोल्ट्स। तो आपने देखा कि कैसे ना एक इजी क्वेश्चन किया हम लोगों ने यहाँ पे, जिसमें सिंपल वैल्यूज थी और सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन था, और एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से भी वही काम किया हम लोगों ने और रिजल्टेंट ईएमएफ निकाला, ठीक है। तो आज इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में इतना ही, ठीक है, काफी काम किया हम लोगों ने। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन बहुत ही गवर्निंग इक्वेशन है, ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को गवर्न करता है। इसके बारे में सीखेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।